करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 9 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। शुरुआत करेंगे कल के रिवीजन से। कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे डिटेल करंट अफेयर के लिए। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया विद थीम ऑफ होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वेपन अगेंस्ट कैंसर। भारत सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई है। कल ये यहाँ पर भी गलत की थे और क्विज में भी ये क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। विद्या लक्ष्मी स्कीम था, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया ही था। तो भारतीय नौसेना ने महासागर शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया? तो तीसरा संस्करण था ये। और मणिपुर राज्य में निकोल चौकोबा उत्सव मनाया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की एशिया में रैंकिंग आई, जिसमें भारत के सबसे ज्यादा 163 इंस्टीट्यूट ने जगह बनाई। भारत में टॉप पर रहा आईआईटी दिल्ली। स्विट्जरलैंड का बुर्का प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये पुस्तक आई हुई है। इस पुस्तक को श्री राम चौलिया ने लिखा है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें भारत की रैंक 83वीं हो गई है। पहले स्थान पर सिंगापुर है। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने, रेडबुल के खिलाड़ी हैं। ग्लोबल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल, इसका नया चीफ आ गया है। नए चीफ होंगे अब वाल्डेसी उर्किजा। और अभी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है। ये सब हम लोगों ने कल डिटेल से पढ़ा था। आज आपने वन लाइनर फॉर्म में 1 मिनट में रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे डिटेल से, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ एमजेटी ऐप पर दी जाती है, तो आप जाकर के सॉल्व कर लिया करो। कभी कभी अगर मान लो क्विज वगैरह में कोई दिक्कत हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो परेशान मत हुआ करो। एक्सप्लेनेशन दिया जाता है क्विज में, तो आप एक्सप्लेनेशन से रीड कर लिया करो। ये माना करो कि वो ह्यूमन एरर है, ह्यूमन मिस्टेक है, टीम के द्वारा कहीं गलती कर दी गई है। आप में से बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, जो हमें मदद मिल जाती है, जिससे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ टीम को कि भाई इसको जल्दी से क्विज को सुधार करो। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग तुरंत उसको बताते हो। चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे अभी 8 नवंबर को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। रेडियोग्राफी क्या है? रेडियोग्राफी ये जो रेडियो वाला है, एफएम वाला, वो नहीं, उससे अलग है। रेडियोग्राफी बेसिकली रेडियो वेव की मदद से जो भी चीजें हो सकती हैं उन, या कहें कि जो आज तक योगदान हुआ है, जो जो चीजें की गई हैं इसकी मदद से, उनको याद करते हुए ये दिवस मनाते हैं। रेडियोग्राफी की तकनीक से एक्सरे वगैरह भी पॉसिबल हो पाता है। एक्चुअली में जो जितने भी स्पेक्ट्रम में जो वेव होती हैं उन सब को सेलिब्रेट करने के लिए रेडियोग्राफी मनाते हैं। यहाँ पर तो वो इमेज नहीं लगाया गया, नहीं तो मैं स्पेक्ट्रम वाला आपको पूरा चार्ट दिखाता। स्पेक्ट्रम मतलब कि फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ, पूरा अलग अलग वेवलेंथ पर कौन कौन सी रेज होती हैं, या कहें रेज की टाइप। तो सभी प्रकार के रेज के टाइप को सेलिब्रेट करने, जैसे गामा रेज होती हैं, वो गामा रेज आपका न्यूक्लियर वगैरह में यूज किया जाता है। एक्सरे की मशीन की मदद से आप हड्डियां टूटी हैं, फूटी हैं, एक्सरे करा के जान पाते हो। इसके अलावा अगर फ्रिक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा दी जाती है तो मेगाहर्ट्ज में आ जाती है, तो आप रेडियो वेव कम्युनिकेशन कर पाते हो, एफएम वगैरह चला पाते हो, है ना। मेगाहर्ट्ज में रहती हैं तो किलो हर्ट वगैरह में रहती हैं तो आवाजें सुनाई देती हैं। और नीचे आओ हर्ट में आ जाते हैं जब, तो विजिबल होने लगती है लाइट, है ना। तो जैसे कि अपने घरों में जो होती है वो 60 हर्ट 50 हर्ट पे होती है। 60 हर्ट तो अमेरिका में होती है, 50 हर्ट पर इंडिया में होती है। और नीचे अगर आओ मिली हर्ट्स में, तो आपका इंफ्रारेड आ जाता है। और नीचे आओगे तो वो रेज आपको दिखना बंद हो जाएंगी। तो ऐसी बहुत सारी जो है रेज के टाइप होते हैं, किरणों के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी रेडियोग्राफी डे इन सबको सेलिब्रेट करता है। इस बार की थीम है रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। तो विल्होम कॉनराड रोटेंजन ने एक्सरे की खोज की थी 1895 में, उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये बहुत सारे जगहों पर यूज होता है आज के टाइम पर। एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो, बहुत सारी तकनीक में रेडियो वेव्स भी आते हैं। ये नवंबर में अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस है, इनका रिवीजन करेंगे। 1 नवंबर को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये सबके नाम है आपके सामने। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अजगैबीनाथ धाम करने की घोषणा की गई? तो अजगैबीनाथ धाम जो है ये कहाँ पर है? ये है बिहार में। तो बिहार में जो ये पड़ता था अजगैबीनाथ धाम, ये सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में पड़ता था। तो इसलिए स्टेशन का नाम बदल करके इसी धाम के नाम पर कर दिया गया है। पहले कुछ इस प्रकार से सुल्तानगंज हुआ करता था। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आपके सामने है, चेंज करने की यहाँ पर बात की गई है। तो ये अजगैबीनाथ मंदिर जो है ये गंगा नदी के किनारे है, प्राचीन शिव मंदिर है जो नक्काशी और शिलालेखों के लिए अपना जाना जाता है। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर इसको प्रमोट करने के लिए ये किया गया है। स्टेशन का नाम चेंज किया गया है जिससे लोग रिकॉग्नाइज कर सकें। बिहार की बात करें अगर, तो बिहार आप देखोगे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य बिहार है। बिहार ऊपर नेपाल से अपना बॉर्डर लगाता है। अच्छा, नेपाल से सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर भारत में कोई राज्य लगाता है तो वो बिहार लगाता है। इसके अलावा नीचे झारखंड इसी से अलग हुआ था, 28वां राज्य बना था 15 नवंबर सन 2000 को। इसके अलावा इधर आपका वेस्ट बंगाल से ये बॉर्डर लगाता है और इधर उत्तर प्रदेश से बॉर्डर लगता है। पटना इसकी राजधानी है। नीतीश कुमार जी यहाँ से करंट टाइम पर सीएम है। ये किस पार्टी के सीएम है आज आप कमेंट करके बताएंगे। कल मैंने आपसे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बारे में पूछा था, है ना? तो टीडीपी के हैं वो, तेलुगु देशम पार्टी के, आप लोगों ने कमेंट करके बताया। ऐसे ही इनकी पार्टी का नाम आप बता दो। इसके अलावा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। गोगाबिल झील है, सिमरी बख्तियारपुर झील है, जगतपुर झील है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, इसको याद रखना। भीमबंधु अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य अभी ये चर्चे में था, इसको भी आप याद रखिएगा। जाट जटिन डांस, झुमरी डांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर गोदना, गोदना यहाँ का लोक कला है, ठीक है ना, लोक कला है। चलिए 38 जिले हैं, 243 विधानसभा में, लोकसभा में यहाँ से 40 और राज्यसभा में 16 सीट जाती है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रणाली शुरू की? भारतीय आगंतुक के लिए, जो भारतीय हैं जो वहां जाना चाहते हैं उनके लिए त्वरित वीजा सिस्टम शुरू किया। वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, कल की वीडियो मैंने आपको डिटेल से समझाया है। तो जो लोग आज नए आए हैं कल की वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर अभी ऐसा डिसीजन लिया है दक्षिण अफ्रीका ने। मैंने कल ये भी बताया था कि भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, इस वजह से सभी देश चाहते हैं कि भाई आए यहाँ पर, यहाँ के लोग हमारे देशों में आए, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। टूरिज्म एक ऐसा धंधा है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम एंजॉयमेंट वाली बात है। तो केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना रहता है, उसके बाद फिर सब फायदा लो, है ना, चाहे जितना लो वसूलो पैसा आगंतुकों से। तो साउथ अफ्रीका ने ये टूरिस्ट के लिए किया है कि भारत के लोगों के लिए फास्ट प्रणाली कर, इसने वीजा फ्री एक्सेस नहीं किया, वीजा देंगे लेकिन प्रणाली थोड़ा तेज कर देंगे इंडियंस के लिए। ये इंडियंस के प्रति ट्रस्ट को दर्शाता है। फिलहाल ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम इसने शुरू की है जिसके तहत ये ऐसा करेंगे। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 होती है, कई बार मैंने बताया है, प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लाउम फाउंटेन। इसके अलावा मुद्रा यहाँ की दक्षिण अफ्रीकी रैंड होती है। अब देखो दक्षिण अफ्रीका है कहाँ पर, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो जैसे ये अपना प्यारा भारत है, तो यहाँ से आप, क्योंकि ये एशिया पड़ता है, एशिया के बाद आप अफ्रीका महाद्वीप में आ जाना। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे दक्षिण में है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका मतलब दक्षिण में, तो ये है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका और इंडिया की एक सिमिलरिटी भी है। क्या सिमिलरिटी है भाई? दोनों ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, है ना। 2010 में है, हालांकि ब्रिक्स से जुड़ा था साउथ अफ्रीका, लेकिन ब्रिक्स के काफी लंबे ये साझेदार रहे हैं। हालांकि ब्रिक्स पे अभी कुछ और भी देश जुड़े हैं, 4 नए देश इस बार जुड़े हैं। ब्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए अभी रिसेंट मैंने वीडियो दी थी, वो जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल एक और जरूरी बात, देखो रेलवे एग्जाम्स आपके आ गए हैं और अब शुरू होने वाले हैं, नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले एएलपी का होगा, फिर आपका जेई वगैरह का होगा। तो इसमें साइंस का बहुत क्रिटिकल रोल होता है। साइंस के लिए मैंने आपके लिए एक ई बुक लाई हुई थी, 1100 प्लस क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं, खासकर ऐसे साइंस के क्वेश्चन। तो इनको अगर आप ये, क्योंकि थ्योरी में भी है, ऑब्जेक्टिव में भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसमें एक्सप्लेनेशन फिगर्स के साथ दिया गया है, इसको आप लेना चाहते हो तो अभी के लिए ये 75 में कर दी गई है। तो आप इसे जाकर के एमजेटी ऐप पर ले सकते हो, ठीक है, 75 रेट्स में है अवेलेबल। जाइए एमजेटी ऐप ओपन कीजिए, प्राप्त कीजिए इसे। यूएस की सेकंड लेडी बनने वाली भारतवंशी महिला कौन बनी या बनेंगी? तो यूएस की सेकंड लेडी, देखो फर्स्ट लेडी जो होती हैं वो प्रेसिडेंट की पत्नी को कहते हैं, सेकंड लेडी जो होती हैं वो वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी को कहते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी जो होंगी वो भारतवंशी होंगी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं यही होंगी। चांसेस क्या मतलब, लगभग कंफर्म ही हो गया, क्योंकि यही दोनों उम्मीदवारी पर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का कंफर्म है कि यही राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसे ही
वेंस जो है उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाने की बात की गई है। उन्हीं की पत्नी है ऊषा वेंस। तो ऊषा वेंस जो है ये बनेंगी सेकेंड लेडी, और सेकेंड लेडी होने वाली ये पहली भारतीय मूल की ये होंगी, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। आंध्र प्रदेश से इनका ताल्लुक है, वडलूरू से इनका गांव है, इनका संबंध है। तो ये फिलहाल जेडी वेंस की पत्नी है, और जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ये होंगे, और प्रेसिडेंट तो डोनाल्ड ट्रंप होंगे 47 से, लेकिन अभी नहीं होंगे। ये लोग 15 जनवरी के बाद शपथ लेंगे। 20 जनवरी से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा, 21 जनवरी से एक्चुअली हम कहें तो जेडी वेंस की पत्नी उषा चुलुकरी वेंस ये होंगी। पिछली बार उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी थी कौन? कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति हैं अभी भी ना, तो ये इनका कार्यकाल इस बार समाप्त हो जाएगा। इस बार तो चुनाव हार गई हैं। अगला, नवंबर 2024 में कितने दिवसीय त्रिसेवा सैन्याभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू किया गया? अब देखो, त्रिसेवा की अगर बात की जाए तो मतलब समझना तीनों सेना वाला त्रिसेवा सैन्याभ्यास है ना। तो तीनों सेनाओं वाला ये सैन्याभ्यास होता है। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल होती हैं। तो इसका ये अभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू किया गया है। ये 10 दिवसीय अभ्यास है, और ये पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज चाइना बॉर्डर के लिए है खास करके। देखिए यहाँ पर आर्टिकल आपके सामने है, ट्राइस हैवी एक्सरसाइज अलोंग चाइना बॉर्डर। तो चाइना बॉर्डर पर ये एक्सरसाइज होगा, अपनी चाइना बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। देखो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें बताया था कि भारत चीन समझौता हो गया है एलएसी को लेकर के। समझौता तो हो गया है, लेकिन भाई देखो, एक बार क्या कहते नहीं कि दूध से जली बिल्ली माठा भी फूक फूक करके पीती है। तो यही सिचुएशन है इस समय इंडिया के लिए भी। समझौता तो हो गया है, लेकिन एक बार हम लोग धोखा खा चुके हैं। हिंदी चीनी भाई भाई, अगर आपको याद हो तो ऐसे ही किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, हिंदी चीनी भाई भाई कर करके खूब सपोर्ट कर रहे थे। चाइना और इंडिया को हिंदी चीनी भाई भाई कह रहे थे। लेकिन जस्ट 1959 के बाद से वो तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1962 में आकर के इंडिया पर वो घुसना शुरू कर दिया और अटैक कर दिया। तो इसलिए इस बार हम लोग, समझौता भले से हो गया है, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज वगैरह अपना जारी रखेंगे, है ना। बाकी पेट्रोलिंग वगैरह सब जारी रखेंगे। पेट्रोलिंग को लेकर के भी कुछ दिन पहले समझौता हुआ था, ब्रिक्स समिट से पहले वीडियो मैंने बना रखी है। तो 8 नवंबर को ये शुरू होगा, 10 दिवसीय है, तो अगले 10 दिन तक चलेगा ये। बाकी सारी चीजें आपको पता है। अच्छा, ये एलएसी कहाँ पर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से देखो। अपना जो एलएसी है ना, ध्यान से पहले एक बात ये ध्यान रखना, एलएसी और एलओसी में अंतर है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच में है। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पीओके के बीच में है। पाकिस्तान गलती से मत बोलना, भारत और पीओके के बीच में ये वाला जो है ना, ये है एलओसी। ठीक है, और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। चलिए, तो फिलहाल भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा भी है, लेकिन मैकमोहन रेखा से वो लोग और अंदर आ गए हैं, इसलिए एलएसी लाइन है। तो एलएसी जो है, अब इसको 3 भाग में बांटा गया है। भारत ने इसको अच्छे से सुरक्षित करने के लिए 3 भागों में बांटा है: पश्चिम सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। पश्चिम सेक्टर में जो है ये अपना पूरा लद्दाख से लेकर ऊपर तक का हिस्सा आता है। मध्य सेक्टर में उत्तराखंड वाला एरिया आता है, ये कंपेरेटिवली सिक्योर है। और पूर्वी सेक्टर जो है, ये यहाँ भूटान से लेकर के पूरा इधर तक आता है, अरुणाचल प्रदेश तक। तो विवाद होता है जब, तो यहीं और यहीं पर होता है, ठीक है ना। ये बीच में थोड़ा सिक्योर माना जाता है। कमेंट करके मुझे एक बता दो, 3500 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर है वैसे। कमेंट करके मुझे बता दो, भारत की सबसे बड़ी थल सीमा किससे लगती है? किस देश से भारत की सबसे लंबी थल सीमा लगती है? अगला, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको कई बार रिवीजन करवाया गया है। आज मैं आगे बढ़ूंगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म का विमोचन किया गया? ये पुस्तक लिखा है दोस्तों रामचंद्र गुहा ने। रामचंद्र गुहा साहब जो हैं, ये अक्सर महात्मा गांधी जी के ऊपर किताबें लिखने के लिए प्रचलित हैं या फेमस हैं। रामचंद्र गुहा जी ने महात्मा गांधी जी पर कई सारी बुक लिखी हैं, और इनकी बुक्स का लोग रेफरेंस भी देते हैं महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में जब समझना होता है तो, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद इनकी बुक आती है। फिलहाल इन्होंने अपनी लेटेस्ट बुक लिखी है स्पीकिंग विद नेचर, है ना। तो स्पीकिंग विद नेचर ये इसकी इनकी पुस्तक है। बेसिकली ये इतिहासकार हैं और इतिहासकार लेखक हैं। इनकी और पुस्तकों में द अनक्वाइट वुड्स, इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, ये सब इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ और पुस्तकें जो पिछले दिनों में आई थी चर्चे में, जैसे फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, प्रोफेसर श्रीराम चौलिया, कल हम लोगों ने बात किया था। द बुक ऑफ नाउ, मनोज वी जैन ने लिखा। रतन टाटा ए लाइफ, थॉमस मैथ्यू ने लिखा। खाकी में स्थित प्रज्ञ, अनिल रतूड़ी की पुस्तक है। श्री रामा इन तमिलगम, ये डी के हरि और डी के हेमा की पुस्तक है। नेक्सस,
ये युवल नोवा हरारी की पुस्तक है। और ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट, ये कुलदीप गुप्ता की पुस्तक है। आगे, हाल ही में भारत के किस राज्य में भूटान बॉर्डर पर तीसरे देश के लिए इमिग्रेशन चेक पोस्ट की शुरुआत हुई? तो भूटान बॉर्डर पर हुई है और किस राज्य में हुई है? तो ये आप बताओगे असम, है ना। असम और भूटान बॉर्डर के बीच में भूटान के साथ एक डील साइन हुई है। कैसी डील हुई है? किसी तीसरे देश के आवागमन गमन को लेकर के। देखो, भारत भूटान हुआ, भारत नेपाल हुआ, भारत म्यांमार हुआ, इवन म्यांमार में भी अभी मतलब बॉर्डर में पूरी फेंसिंग कराने का डिसीजन आया, लेकिन अभी तक पूरा फेंसिंग हो नहीं पाया है। तो ये बॉर्डर जो है खुले हैं, ठीक है, मतलब कि कोई भी आ जा सकता है। हल्का फुल्का चेकिंग भी होती है कहीं कहीं पर, जो रोड है वहां पर चेकिंग है, जहां पर रोड नहीं है वहां पर तो आओ जाओ। तो यहाँ भारत और भूटान बॉर्डर पर क्या होता था, कोई तीसरे देश का कभी कभी नागरिक घुस आता था, जैसे भाई पाकिस्तान वगैरह के या फिर कहीं और आतंकवादी जो हैं वहां से घुस करके आ जाते थे कभी कभी। तो यहाँ पर किसी तीसरे देश के नागरिकों के लिए प्रवेश और निकास के लिए इमिग्रेशन चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है कि इन दोनों देश के नागरिक हैं तब तो आओ जाओ, किसी तीसरे देश के हैं तब उनके लिए चेकिंग करवा के जाओ। तो असम के दर्रांग में ये बनाया गया है 7 नवंबर को, और इसका उद्घाटन अभी शेरिंग तोब्गे ने किया, जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। जब भूटान के महामहिम जो वहां के राजा थे वो आए थे नवंबर 2023 में भारत की यात्रा पर, तब उन्हीं के टाइम पर उन्हीं से एक डील हुई थी कि असम में दर्रांगा और भूटान में समुद्रप जोखर, इन दोनों के बीच में ये ऐसा चेक पोस्ट बनाया जाएगा। तो वही चीज अब बन करके तैयार हुआ है, ठीक है। चलिए, भारत इसके कई डैम में भी मदद करता है भूटान के। असम की बात आई है तो असम देखोगे, यहाँ पर आपको असम दिख जाएगा। भूटान की बात करें अगर, तो भूटान आपको ये बीच में ये पूरा भूटान ही दिखेगा, है ना। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश के पहले ये जो देश का जो खाली रिक्त स्थान है ये भूटान ही है आपका, ठीक है। तो यहीं पर ये पूरा डील हुआ है चेक पोस्ट बनाने का। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। इसके अलावा हाफलोंग, चंडोबी, दिफाली, पुखरी, सिबरागर ये प्रमुख यहाँ पर झीलें हैं। 35 जिले हैं, 126 विधानसभा में, 14 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में यहाँ पर सीटें जाती हैं। 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़, सेखोवा, देहिंग, पटकाई। सबका नाम याद रखना। अगला, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंध करने के लिए कानून लाया? ये कानून ऑस्ट्रेलिया ने लाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कल अनाउंस किया कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया नहीं यूज कर पाएंगे। बहुत गजब डिसीजन है, बहुत सही डिसीजन है ये। सोशल मीडिया की उनकी कोई जरूरत नहीं है, है ना। तो फिलहाल एंथनी अल्बनीज ने ये अपने देश में ये लागू किया है और विश्व अग्रणी पैकेज बता रहे जो अगले वर्ष के अंत तक कानून बन सकता है। तो ये डिसीजन हो गया है। बाकी मानसिक स्वास्थ्य को होने वाले खतरों का हवाला इन्होंने दिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। कैनबरा इसकी राजधानी है। कैनबरा राजधानी है। अगर आप इंडिया को देखोगे तो यहाँ पर है अपना प्यार भारत, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही महाद्वीप है, इसमें पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड ये सब हैं। हालांकि न्यूजीलैंड अब जीलैंडिया महाद्वीप में काउंट किया जाता है, जो कि 8वां महाद्वीप कहा जाता है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखना। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया और भारत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर के क्वाड ग्रुप का हिस्सा है। क्वाड के बीच में होता है मालाबार एक्सरसाइज, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए अगला, नवंबर 2024 में किसको तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है ये अनिल प्रधान को मिला हुआ है। अनिल प्रधान जी ये पेशे से एक इंजीनियर हैं, ओडिशा के इंजीनियर अनिल प्रधान हैं। इन्होंने तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता है फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल एजुकेशन। ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इनको इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ये ग्रामीण समुदायों में STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इसका ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस पुरस्कार के तहत इनको 10 लाख रुपए दिए गए। ये पूछा जा सकता है रोहिणी नैयर पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है? 10 लाख रुपए। किसके नाम पर दिया जाता है? तो ये रोहिणी नैयर की स्मृति में दिया जाता है, जो कि एक अर्थशास्त्री और उत्तर प्रदेश में पूर्व IAS अधिकारी रही हैं। अच्छा, ये अनिल प्रधान कौन है? इंजीनियर अनिल प्रधान यंग टिंकर फाउंडेशन के को फाउंडर हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने शिल्प समागम मेला 2024 का शुभारंभ किया है? तो शिल्प समागम मेला 2024 का शुभारंभ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने किया हुआ है।
देखिए, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनॉग्रेट शिल्प समागम मेला 2024 एट दिल्ली हाट, न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली के दिल्ली हाट में इन्होंने किया। साथ ही साथ इसमें ट्यूलिप प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। ट्यूलिप क्या है? ट्यूलिप का मतलब ट्रेडिशनल आर्टिसन अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम, और कुछ और भी चीजें, पोर्टल योजना, इन सबको भी प्रमोट किया गया, लॉन्च किया गया। इसको सबको ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ 5 से लेकर 15 नवंबर तक शिल्प समागम मेला चल रहा है, शिल्प को, हस्तकला को, इन सबको प्रमोट करने के लिए। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्विज पीडीएफ इसकी एमजेटी ऐप पर मिलेगी, हमारे वीडियो कोर्सेज एमजेटी ऐप पर मिलेंगे। अगर आप संकल्प बैच से पढ़ना चाहते हो तो संकल्प बैच ज्वाइन करो जरूर, जिससे आप करंट अफेयर का एक हर प्रकार का टॉपिक वाइज वहां कंटेंट प्राप्त कर पाओ। आपके लिए हसल फ्री रहेगा कि आपके लिए मतलब निश्चिंत रहोगे। एग्जाम आने वाला है, बैच ओपन करो जा करके, फटाफट फटाफट सारी वीडियो देख डालो, सबकी पीडीएफ पढ़ डालो, आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तैयार हो जाएगा सब। ठीक है, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स के बारे में पूछा गया था, तो 2018 में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 सालों का होता है। अब आज आपको क्या बताना है? आज बताना है पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल का प्रबंधन कौन सा मंत्रालय करेगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित महासागर का तीसरा संस्करण, इसकी अध्यक्षता किसने की है? कमेंट करके दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप बता सकते हैं। और आपको और कोई इससे रिलेटेड जानकारी पता हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।